प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के बहुत ही एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिंदी इलेक्टिव का बता दीजिए। तो देखो, इनसे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, आप लोग जा करके देख लें। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देख लीजिए, जो पाठ और उनके जो लेखक के नाम होते हैं, ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी 1-2 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। और देखिए, भले ही आप लोगों को गद्यांश जो होता है वो सेम नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जो मतलब और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अभी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। बस वीडियो को अंत तक आप लोग देख लीजिए और वहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब देखिए, फाइनल पेपर में सबसे पहले आप लोगों को एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, लेकिन उस गद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेते हैं, आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं, तो देखिए 1 से लेकर के जो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसका जवाब आप लोग बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। और देखिए 2 बजे से आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग अच्छे से अभी पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइजिंग करके एग्जाम देने जाइए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ था वो स्टूडेंट के बारे में था, मतलब विद्यार्थी जीवन के बारे में था, ठीक है। तो यहाँ पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उसका जो मतलब जो उसका मतलब मेन शीर्षक होगा, जो उचित शीर्षक होना चाहिए ना, विद्यार्थियों का जो लक्ष्य होता है, विद्यार्थी का जो लक्ष्य होगा वो होगा इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है, तो विद्यार्थियों पर ही तो निर्भर करेगा। आगे देख लीजिए कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह एक एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है। मतलब देखिए, जो होता है ना कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह हर एक स्टूडेंट कैसे करेगा, तो देखिए अधिक से अधिक उसे अगर मतलब विद्या प्राप्त होगा, हर एक चीज़ के बारे में उसको जानकारी मिलेगा, तब जाके न कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से जो है इसका निर्माण होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर कि छात्रों को कब राजनीति में कदम रखना चाहिए या फिर पॉलिटिक्स में उसे कब उतरना चाहिए। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी ऐसे होते हैं 10th क्लास का एग्जाम देने के बाद में ही पॉलिटिक्स में लग जाते हैं, नेता के पीछे घूमने लगते हैं, लेकिन वो गलत बात है। जब तक आप लोग अपना करियर नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना उतरे, ये मेरा सजेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना कि छात्रों को कब राजनीति क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, तो अपने आप को योग्य बनाने के बाद में उसे पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए अभी 1 से लेकर के 5 नंबर का जो क्वेश्चन था ना वो गद्यांश का था। तो देखिए गद्यांश कभी कभी जो होता है ना सेम एग्जाम में पूछ देता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो गद्यांश में उतना फोकस आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए आगे दिया हुआ है पद्यांश। इस पद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कि चांद ने आदमी को अनोखा जीव क्यों कहा है। तो क्यों कहा है, क्योंकि जो है ना, क्योंकि मतलब आदमी जो है, मनुष्य जो है वो अपनी उलझन को खुद बनाता है, इसीलिए। आगे देखिए अगला जो है ना कि गगन का चांद कवि से कब बातें कर रहा है, ठीक है। मतलब गगन का चांद कवि से कब बातें कर रहा है, कैसे बात करता है, तो याद रखिएगा रात में बात करता है। आगे देख लीजिएगा प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो किसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तो कवि और चांद होना चाहिए। आगे देख लीजिए कि गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन वाला होगा, तो याद रखना है आप लोगों को गगन का पर्यायवाची शब्द नभ होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। चांदनी रात में कवि क्या करते हैं, तो स्वप्न देखते हैं। ये था आप लोगों को पद्यांश का जो क्वेश्चन था ना ये हो। अब इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर से जरूर करके जाएं, ठीक है। आप लोगों के पास में जो भी किताब होगा तो आप लोग याद रखिएगा जो गद्यांश होता है, जो पद्यांश होता है, जो काव्यांश होता है, उसको आप लोगों को नहीं देखना है, ठीक है। जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तब जाके आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब वहां दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। बस पैसेज गद्यांश जो होता है हर एक को पढ़ के रख लेता है, लेकिन वैसा नहीं पढ़ना है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए
11 नंबर का प्रश्न क्या है कि विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप है। विज्ञान क्या है? वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो याद रखना है आप लोगों को विचारात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए कि निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है? तो याद रखना है ज्ञान और अनुभव को परखा जा सकता है। ठीक है। अगला आप लोग नोट कर लीजिए कि निम्नलिखित में से क्या कार्यशैली पत्र की एक विशेषता हो सकती है? तो आखिर क्या होगा? तो याद रखना है आप लोगों को संक्षिप्तता इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप लोग नोट करिए कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक होना चाहिए। आगे आप लोग नोट करिए कि किसी भी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसे हम लोग जो है ना कार्य सूची कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कार्य सूची कहा जाता है। आगे आप लोग नोट करिए कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी भी तकनीकी या फिर यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना आखिर क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग जनसंचार कहेंगे। मतलब एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है ना, उसी को तो जनसंचार कहा जाता है। क्या होता है? जनसंचार होता है। आप लोग याद रखिएगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ना नेटवर्किंग, वही होता है। ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है। तो उसे जो है ना उसे संपादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपादन कहा जाता है। आगे नोट करिए कि सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो उसे पत्रकारिता कहा जाता है। आगे देखिए जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम क्या है? अभी के जमाने में अगर कहा जाए तो जनसंचार का सबसे अच्छा माध्यम जो है ना वो इंटरनेट होगा। क्या होगा? इंटरनेट होगा। आगे देख लीजिए कि समाचार किस शैली में लिखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो याद रखना है समाचार जो है ना वो उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है। अब यहाँ पर फिर आप लोग देखिए जो यहाँ 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए फिर यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है। इस काव्यांश को आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ प्रश्न का जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे। मतलब यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ जो है ना कृष्ण भगवान के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ लाइन, आप लोगों को मैं सिंपल से बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो याद रखना है प्रस्तुत पंक्तियों के कवि सूरदास हैं। और देखिए सूरदास जो है ना ये भक्ति मार्ग के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो भक्ति मार्ग के लिए इसे जाने जाते हैं। ठीक है। और आगे देख लीजिए अगला जो है ना यहाँ पर कि गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय लगता है? तो कौन प्रिय लगता है? तो जो उनका मुरली होता है ना वो सबसे बेस्ट है। आगे देख लीजिए कि नंद लालाही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है? तो उसमें जो है ना अनुप्रास अलंकार छुपा हुआ है। आगे देख लीजिए कि अरे इन दोहुन राह ना पाई से दोहुन से कबीर का क्या आशय है? तो जो कबीर का आशय है ना कि हिंदू और मुस्लिम, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? हिंदू मुस्लिम होगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर कि झहरी झहरी झीनी बूंद है प्रतिमानों में झहरी झहरी कौन सा अलंकार है? तो देखिए पुनरुक्ति प्रकाश इसमें छुपा हुआ है। झहरी झहरी जो शब्द है ना इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। आगे देखिए जो 26 नंबर का क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में पद्माकर ने अपने कविता में किसका वर्णन किया है? तो किसका वर्णन किया है? तो ऋतु का वर्णन किया है। संध्या के बाद कविता में वृद्धि मतलब वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है? तो याद रखना है संध्या के बाद जो कविता है ना तो उसमें वृद्ध विधवाओं की तुलना आखिर किससे किया गया है? तो याद रखना है बगुलों से। किससे? बगुलों से। ठीक है। आगे देखिए अगला जो है ना कि घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है? तो कवि के अनुसार हाथ है। क्या है? दो हाथ है। ठीक है, याद रखना है। आगे देख लीजिए कि महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंध है? किस वाद से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा छायावाद से। कहाँ से? छायावाद से। आगे देखिए अगला जो है ना कि कबीर दास की रचना किस पुस्तक में संकलित है? यानी कि देखिए कबीर दास की जो रचनाएं हैं कौन से पुस्तक में है? तो याद रख लीजिए आप लोग बीजक में होगा। किस में होगा? बीजक में होगा। और फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए फिर एक गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़ लीजिए और पढ़ करके जो है ना फिर कुछ प्रश्नों का आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इनके लिए प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ना कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है ना, लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देख लीजिए कि इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि काम करते हुए आगे उन्नति के विषय में सोचते हैं। जैसे काम भी करते हैं और आगे की उन्नति कैसे हम लोग करें इसके बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए तो इंग्लैंड के लोग काफ़ी आगे पहुंच रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ भी गए हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि प्रस्तुत
पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत जो यहाँ पर पंक्तियाँ हैं ना, कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ से लिया गया है। आगे देखिए, अगला जो है ना कि ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग भी जानते होंगे। तो देखिए, इनका जो राइट आंसर होगा ना, हामिद होगा। क्या होगा? हामिद होगा। अगला देख लीजिए, दोपहर का भोजन किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब दोपहर का भोजन जो है ना, इनके लेखक का नाम क्या है? मैंने कहा था ना आप लोगों को कि जो पाठ और लेखक है ना, जरूर यहाँ से क्वेश्चन भिड़ेगा और आएगा, आप लोग याद करके जरूर से जरूर जाएं, ठीक है। तो देख लीजिए, दोपहर का भोजन जो है ना, अमरकांत की रचना है। आगे देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो याद रखना है आप लोग, श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं ना, उसके लिए जो है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने माने खानाबदोश में काफ़ी वर्णन करके उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए, अगला जो है ना, यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद करके रख ले। ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है, उनका नाम है सावित्रीबाई। क्या नाम है? तो सावित्रीबाई नाम है। आगे देख लीजिए कि गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? तो याद रखिएगा, समाज में अगर दिव्यांग लोग हैं तो उससे लोग काफ़ी मतलब जो है ना, छुआछूत करते हैं, याद रखिएगा। तो उनकी जो विडंबना है ना, उसके बारे में उजागर किया गया है। कौन से पाठ में? तो याद रखना है, गूंगे कहानी जो पाठ है उसमें, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो है ना, यहाँ पर कि हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध और यहाँ पर देश लेखक हैं। तो आखिर कौन से लेखक हैं? याद रखना है आप लोगों को कि हरिशंकर परसाई जो है ना, हरिशंकर परसाई को हास्य व्यंग के लिए उसे जाने जाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए कि प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है? तो याद रखना है, मानसरोवर में हर एक कहानी उसका आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। आगे देख लीजिए, अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध आखिर क्या है? तो याद रखना है, जो है ना, एकांकी है। क्या है? एकांकी। यहाँ कहानी नहीं होगा, ठीक है। कहानी नीचे के लाइन में यहाँ पर देख लीजिए कि अंतराल भाग 1 में हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ में हुसैन के जीवन के किस अवस्था की चर्चा किया गया है? तो याद रखना है, बचपन और युवा के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। आगे देख लीजिए कि मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है? तो जो है ना, चित्रकारी में उसे प्रसिद्धि मिली है, काफ़ी फेमस है। आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो देखिए, शरत चंद के जीवन पर आधारित है, याद रखना है। और देखिए, इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है ना कि शरत चंद के पिता का क्या नाम था? तो उनके जो पिता है ना, मोतीलाल होगा उसका राइट आंसर। तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में भी आप लोगों को अब काफ़ी सारा वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।